अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। अच्छा, कंसोलिडेशन में एक मैं छोटा सा ब्रेक लिया है और उसका ब्रेक इसलिए लिया है कि ताकि जब अगले वीक वाली क्लासेस हो तो उसमें फिर मैं फॉरेन सब्सिडी करा। फॉरेन सब्सिडी रहेगी ये सिर्फ, अगर हमने किसी दूसरे मुल्क में किसी सब्सिडी में इन्वेस्ट किया हुआ तो बस ये रह गया, बाकी कंसोलिडेशन खत्म हो गई है। तो सिलेबस का जो सेकंड ग्रेड है जो मैंने पढ़ाना शुरू किया था उसमें दो छोटे छोटे टॉपिक हैं, बस ज़बानी फड़का रहा हूँ। एक टॉपिक है उसमें IS-24 रिलेटेड पार्टीज के हवाले से। इस पे सवाल नहीं आया और सिलेबस में है ये, लेकिन ये पूछा नहीं जाता। एक दो नंबर का थ्योरेटिकल जरूर आया है 12-14 साल पहले, लेकिन उसके अलावा ये पूछा नहीं जाता, लेकिन सिलेबस में है, पूछा जा सकता है। और ये जो पुरानी स्कीम होती थी मॉड्यूल सी ABCD की स्कीम होती थी, तो उसमें ये मॉड्यूल सी के सिलेबस में होता था। तो मैंने जो इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए ये वही मॉड्यूल सी वाले ही हैं जो ICAP ने अपने क्वेश्चन बैंक के अंदर या CFAP के क्वेश्चन बैंक में सोल्यूशन डाले, वो भी वही मॉड्यूल सी वाले ही डाले हुए। तो आसान सा है, इसकी डेफिनेशन ही थोड़ी सी, खैर वो भी कुछ टेक्निकल नहीं है, लेकिन चलें फिर भी अगर मैं कह देता कि करा दिया मैंने तो मेरे दिल को अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि ये टॉपिक मैंने करवाया है आपको। इसकी डेफिनेशन टेक्निकल है थोड़ी सी, वो समझा देता हूं और इसकी प्रैक्टिस के लिए वही मॉड्यूल सी वाले सवाल ही आपको दोबारा दिया। ICAP क्वेश्चन बैंक है किसी के पास तो बेशक ये ना प्रिंट आउट निकालना, और प्रिंट आउट ना भी निकालें खैर है, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन देता है ना उस पर बेशक प्रिंट आउट ना निकाला करें। वो अब सबके पास ही तकरीबन स्मार्टफोन्स तो हैं ही, सब लोगों के पास ही होते हैं, तो वो आप बेशक सॉफ्ट कॉपी ही रख लिया करें प्रैक्टिस क्वेश्चंस, क्योंकि आप लोग पेजेस के प्रिंट निकलवाते हैं और हलाल तरीके से अपने पैसों से ही निकलवाते हैं तो वो महंगे पड़ते हैं। तो आप सिर्फ नोट्स के प्रिंट निकाला करें, प्रैक्टिस क्वेश्चन की खैर है वो आप सॉफ्ट कॉपी रख लिया करें। तो अगर इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन वही है जो ICAP के क्वेश्चन बैंक पे। चलें, रिलेटेड पार्टी का कॉन्सेप्ट क्या है। जब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ने वाले लोग हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ के कुछ डिसीजंस लेते हैं, यानी अगर हमारी कंपनी में प्रॉफिट्स हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ने वालों को प्रॉफिट देख के खुशी होगी और वो चाहेंगे कि चलो इसमें इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि अच्छी कंपनी है। लेकिन अगर हमारी ट्रांजैक्शंस मैनिपुलेटेड हैं, अच्छा मैनिपुलेटेड से मुराद फ्रॉड नहीं है, अगर हम किसी की सब्सिडरी हैं और पेरेंट ने हमें बनाया ही इसलिए है क्योंकि उसने कुछ मुल्कों में कंपनीज खरीदी हुई थी और टैक्स पर्पजेस की वजह से वो ये ना BFD में आप जो भी पढ़ रहे होंगे वो पढ़ लेंगे, नहीं तो अगली दफा पढ़ लेंगे। ट्रांसफर प्राइसिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है। होता क्या है कि पाकिस्तान में अगर टैक्सेस ज्यादा हैं और लेट्स से UAE में टैक्सेस अगर नहीं है तो करते क्या है कि हमने UAE में भी एक कंपनी बना ली और हम सारी कमाई अपनी वहां शिफ्ट कर देते हैं। यानी पाकिस्तानी वाली कंपनी को कहेंगे हम तो लॉसेस में जा रहे हैं, हमारे पास तो पैसे नहीं है, और हमारी ही एक सब्सिडी UAE में है और वहां जो कि टैक्सेस नहीं है तो हम सारा कुछ वहीं प्रॉफिट शो किए जा रहे हैं। अच्छा, ये जो यहां वाली कंपनी है ये लॉसेस में हमारी मर्जी की वजह से, क्योंकि हमने प्रॉफिट्स किसी और मुल्क में पार्क किए हुए हैं। तो जब कंपनी की बहुत सारी सब्सिडरीज, पेरेंट्स, एसोसिएट्स हों तो चांसेस हैं कि उनकी ट्रांजैक्शंस में मैनिपुलेशन हो सकती है। मैनिपुलेशन का वर्ड नहीं सही तो ये कह लें कि उनकी ट्रांजैक्शंस फेयर नहीं होंगी, इसके बहुत चांसेस हैं। तो IS-24 की जिंदगी का मकसद ये है कि अपने रिलेशंस डिस्क्लोज कर दें कि पेरेंट है, सब्सिडरी है, फलाना है, फलाना है, बेशक ट्रांजैक्शंस है नहीं है, रिलेशंस अपने डिस्क्लोज कर दें। तो उसके लिए IS-24 ने कॉन्सेप्ट दिया है, बहुत लंबी चढ़ी डेफिनेशन है, एक पूरे पेज की डेफिनेशन है कि रिलेटेड पार्टी होती क्या है, यानी जिसके बारे में डिस्क्लोज करना है ना तो वो है क्या। एक एक पॉइंट
पढ़ते जाते हैं, उसकी मिसाल बताता जाता हूं बोर्ड पे। इस पूरी डेफिनेशन में रिपोर्टिंग एंटिटी का एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है। रिपोर्टिंग एंटिटी क्या मतलब? रिपोर्टिंग एंटिटी जिसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं। तो हमने इस पूरी डेफिनेशन से इस रिपोर्टिंग एंटिटी की बात कर रही है कि इसकी रिलेटेड पार्टी कौन कौन सी है। मैं इसको कह देता हूं कंपनी ए, ये एक रिपोर्टिंग एंटिटी। अब हम ये देखने लगे हैं कि इसकी रिलेटेड पार्टीज कौन कौन सी हैं। इस कंपनी में जिस इंडिविजुअल, इंसान यानी पर्सन का कंट्रोल हो, मतलब 50% से ज्यादा शेयर्स हो, ज्वाइंट कंट्रोल हो, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो, या वो इस कंपनी की टॉप मैनेजमेंट में हो। रिपीट कर रहा हूं, वो पर्सन जो इस कंपनी का कंट्रोल रखता है, चलो ज्वाइंट कंट्रोल भी चलेगा, चलो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस भी चलेगा, या फिर इस कंपनी की टॉप मैनेजमेंट में है, वो बंदा इस कंपनी की रिलेटेड पार्टी है। और वो बंदा भी और उसके क्लोज फैमिली मेंबर्स भी। अच्छा, क्लोज फैमिली मेंबर्स में कौन शामिल है? स्पाउस और बच्चे। अदर डिपेंडेंट्स भी हैं, लेकिन वो सब्जेक्टिव चीज है। हो सकता है बूढ़े मां बाप हो सकता है कोई माजूर बहन भाई हो। तो वो पर्सन जिसके पास इस कंपनी का कंट्रोल है, या फिर ज्वाइंट कंट्रोल है, या फिर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, यानी इन आसान अल्फाज में इस कंपनी के 20% या उससे ज्यादा शेयर्स जिस बंदे के पास हैं, वो बंदा इस कंपनी का रिलेटेड है। अच्छा, शेयर होल्डर से हटके बात करते हैं, वो बंदा जो इस कंपनी की टॉप मैनेजमेंट में शामिल है, वो इस कंपनी की रिलेटेड पार्टी है। और ना सिर्फ वो पर्सन, उसके क्लोज फैमिली मेंबर्स भी। क्लोज फैमिली मेंबर्स में कौन है? स्पाउस और बच्चे। और एक और वर्ड है, वो खैर गैर अखलाकी हराम वर्ड है, लेकिन आईएएस में है तो फिर क्या है? डोमेस्टिक पार्टनर का एक कॉन्सेप्ट होता है, दूसरे मुल्कों में होता होगा, तो वो भी क्लोज फैमिली मेंबर है। तो आप एक काम करिए, मैं समझाता जाता हूं आपको साथ साथ, और जो जो कहूं वो पढ़ते जाइएगा। रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन पे आए। रिलेटेड पार्टी के नोट्स नहीं है, उसमें डेफिनेशंस पे आए पहले ही पेज पे। उसमें मैंने आपको रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन बताते हुए ए बता दी है, ये पढ़ लें। ए, जी अरसलान पढ़ लिया? कोई एतराज? बंदा अगर किसी और कंपनी में भी शेयर होल्डर है तो नहीं, अगर इस कंपनी में भी कंट्रोल है उसका, हाँ, दूसरी कंपनी में भी कंट्रोल है, तो दोनों कंपनी आपस में भी होंगे। इस पे अगले सेक्शन में करते हैं बात, बी में। ठीक है, ए चले आगे। अच्छा, अब ये जो बी सेक्शन है ना, बी, इसमें एन एंटिटी से बात शुरू हो रही है। बी का जो स्टार्ट हो रहा है, जी बेटा, बी का स्टार्ट कहां से हो रहा है? एन एंटिटी। इस रिपोर्टिंग एंटिटी की वो एन एंटिटी रिलेटेड पार्टी होगी अगर फॉलोइंग 1 2 3 4 5 6 7 8 हो तो। अच्छा, अब ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, इसमें उस एन एंटिटी को दी एंटिटी कहा हुआ है, क्योंकि एन एंटिटी से बात सेंटेंस शुरू हुआ, और अब चूंकि स्पेसिफाई करते जा रहे हैं तो वो दी एंटिटी बन गई। ठीक है, तो बी सेक्शन, अच्छा ए में क्या था? इंडिविजुअल की बात हो रही थी,
बी में अब किसी एंटिटी की बात हो रही है, वो एंटिटी एक कंपनी भी हो सकती है, पार्टनरशिप भी हो सकती है, कोई लीगल एंटिटी। तो एन एंटिटी इस रिपोर्टिंग एंटिटी की रिलेटेड होगी अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ तो। ओके, और इस 1 2 3 4 5 6 7 8 में उस एन एंटिटी को दी एंटिटी कहा हुआ। अब ये क्या क्या है एक एक बताता जाता हूं। ये जिस ग्रुप का मेंबर है उस ग्रुप के सारे मेंबर इसके रिलेटेड है। ग्रुप होता है पेरेंट सब्सिडरीज। जिस ग्रुप का ये मेंबर है उस ग्रुप के सारे मेंबर्स इसके रिलेटेड है। ये पॉइंट 1 पढ़ा दिया आपको। हाँ जी, 1 बताया भी सिर्फ फेलो सब्सिडरी आपस में भाई, एक पेरेंट की 2 सब्सिडरीज हैं तो वो दोनों आपस में फेलो सब्सिडरीज हैं। जो कजन्स हैं वो भी फैमिली, वो भी रिलेटेड हैं। यानी पेरेंट की S1 और उस S1 की डबल S, पेरेंट की S2 और उस S2 की डबल S, तो ये दोनों कजन हो गए ना, ये भी रिलेटेड है। पॉइंट 1 ओके। अच्छा, ग्रुप में पेरेंट और सब्सिडरीज होती हैं बस, एसोसिएट जेबीज नहीं होते। अगर इसका कोई एसोसिएट या जेबी है या ये किसी का एसोसिएट और जेबी है तो वो दोनों आपस में रिलेटेड है। इसका जो एसोसिएट है वो इसका रिलेटेड है, इसका जो जेबी है वो इसका रिलेटेड है, या फिर ये किसी का एसोसिएट है तो ये उस किसी से रिलेटेड है, या फिर ये किसी का जेबी है तो ये उस किसी से रिलेटेड है। ये पॉइंट 2 में लिखा हुआ है। जी, पॉइंट 2 ओके। एक है पेरेंट की कोई कोई सब्सिडी है उसका associate, ये भी हाँ जी, वो ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ। अच्छा, एक कंपनी है X और एक कंपनी है Y। इन दोनों ने एक जॉइंट वेंचर बनाया, JV1 कह देता हूं उसको। एक कंपनी है Z, इसने और Z ने मिलके ये जॉइंट वेंचर बनाया, यानी ये दोनों इसको जॉइंट कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये और ये रिलेटेड है, ये और ये रिलेटेड है। ये पॉइंट 3 में लिखा हुआ। एक पार्ट से पॉइंट 3 ओके। अच्छा, ये इसका जेबी है लेकिन कंपनी ए उसका एसोसिएट है, यानी कंपनी एक्स ने इस पे जॉइंट कंट्रोल लिया हुआ है और इस पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस लिया हुआ है। ये दोनों भी रिलेटेड है। ये पॉइंट 4 है।
हाँ जी 0.4 ओके। IAS 19 थोड़ा थोड़ा सा याद हो, उसमें अगर डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान है तो वो तो फंडेड होता है लाजमी, लेकिन अगर डिफाइंड बेनिफिट प्लान है तो हो सकता है फंडेड हो सकता है ना। फंडेड का मतलब है कि एक सेपरेट एंटिटी क्रिएट होती है ट्रस्ट एक्ट के तहत, वो एंटिटी फंड है, वो एक बाकायदा लीगल एंटिटी है। तो वो जो फंड है जिसमें हमारे एम्प्लॉइज के बेनिफिट प्लान फंडेड हैं, वो हमारी रिलेटेड पार्टी है। हमने जो अपने एम्प्लॉइज के लिए फंड बनाया हुआ है वो फंड हमारी रिलेटेड पार्टी, और ना सिर्फ हमारी रिलेटेड पार्टी है बल्कि हमारी रिलेटेड पार्टीज की भी रिलेटेड पार्टी है। हमने अपने एम्प्लॉइज के लिए जो फंड बनाया हुआ है IAS 19, वो फंड हमारी भी रिलेटेड पार्टीज है और हमारी रिलेटेड पार्टीज की भी रिलेटेड पार्टी। और अगर वो फंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा हो तो वो फंड उन सब की रिलेटेड पार्टी है जिन जिन के पैसे उसमें। 0.5 पढ़ लें, अगर नहीं समझ आया तो दोबारा बताता हूं। फंड जिसका बना रहा है उसका तो रिलेटेड पार्टी है, उसका तो रिलेटेड पार्टी है और उनकी रिलेटेड पार्टीज का भी रिलेटेड पार्टी है। ये 0.5 में लिखा हुआ, और 0.6 में वो लिखा है जो आप उस वक्त कह रहे थे। इसके 60% शेयर्स एक मिस्टर असलम के पास हैं, उस मिस्टर असलम के पास 70% शेयर्स एक और कंपनी के भी हैं, तो वो और ये रिलेटेड है। ये पॉइंट नंबर 6 में लिखा हुआ। क्या जी? दोनों एसोसिएट्स हैं? कैसे? अच्छा, लॉ के मुताबिक एसोसिएट्स, पता नहीं, मुझे नहीं याद लॉ। हाँ जी 0.6 ठीक है। अच्छा, ये 7 बता दूं फिर 6 दोबारा बताता हूं। पार्ट ए में कौन लोग थे, कौन पर्सन्स डिफाइन थे? पार्ट ए में वो पर्सन जिसका इस पे मोर देन 50% है, वो पर्सन जिसका इस पे 25%, वो पर्सन जो इसकी मैनेजमेंट का हिस्सा है। नहीं, जॉइंट इसी में डाल दिया मैंने। ये A1 में ये था, A2 में ये था और A3 ये था। A पर्सन था, सब पॉइंट 1 वो बंदा जो इसको कंट्रोल या ज्वाइन कंट्रोल कर रहा है, सब पॉइंट 2 वो बंदा जिसका इस पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, सब पॉइंट 3 वो बंदा जो इसकी टॉप मैनेजमेंट में। जो पॉइंट नंबर 6 है ना, वो इन तीनों के बारे में है। यानी ये अगर किसी कंपनी को कंट्रोल कर रहा है तो वो कंपनी इसकी रिलेटेड है। ये इसको कंट्रोल कर रहा है नहीं, लेकिन ये किसी और को कंट्रोल कर रहा है, वो दोनों रिलेटेड है। ये इसको कंट्रोल कर रहा है नहीं, मैनेजमेंट का हिस्सा है, लेकिन अगर ये किसी को कंट्रोल कर रहा है तो वो दोनों रिलेटेड है। जी, यानी ये तीनों ही इंडिविजुअली, इसकी कोई और कंपनी इसके कंट्रोल में है, इसकी कंट्रोल में कोई और कंपनी है, इसके कंट्रोल में कोई और कंपनी है, तो वो तीनों कंपनीज इसकी रिलेटेड है। इन अदर वर्ड्स, हम जिसकी रिलेटेड पार्टी है ना, ये मैंने एंड पे आके बात करनी थी लेकिन अभी चले कर देता हूं। हमारी जो रिलेटेड पार्टी है उसकी सब्सिडरी भी हमारी रिलेटेड पार्टी है। बहुत जनरलाइज कर दी बात मैंने।
हमारी जो सब्सिडरी, हमारी जो रिलेटेड पार्टी है, जो भी हमारी रिलेटेड पार्टी है उसकी सब्सिडरी भी हमारी रिलेटेड पार्टी। ये बहुत जनरल बात कवर हो गई इसमें। अच्छा, पॉइंट नंबर 6 इन तीनों की बात हो रही है, लेकिन पॉइंट नंबर 7 में सिर्फ इसकी बात हो रही है। यानी इस बंदे की आगे कोई एसोसिएट है, इस बंदे की आगे कहीं कोई एसोसिएट है, तो वो एसोसिएट हमारी रिलेटेड है। ये पॉइंट 7 में लिखा हुआ। अच्छा, इसकी अगर आगे कोई एसोसिएट है, वो नहीं है, वो नहीं है। देखें, वो पर्सन, हाँ, एक में कंट्रोल होना जरूरी है, एक में कंट्रोल होना जरूरी है। अब इस पर्सन का हमारे में कंट्रोल नहीं है, तो इसका अगर कोई और एसोसिएट है तो वो हमारा रिलेटेड नहीं है। एक बैंक, दो एंटिटीज जो किसी एक कॉमन लिंक से कनेक्टेड हैं, ये भी एक और टिप आ गई। दो एंटिटीज जो एक कॉमन लिंक से आपस में जुड़ी हुई हैं, एक तरफ कंट्रोल होना जरूरी है। ए बी सी, इसका इससे ताल्लुक है, इसका इससे ताल्लुक है। ये दोनों तब रिलेटेड होंगी अगर इन दोनों में से कोई एक कंट्रोल या ज्वाइंट कंट्रोल है। ये पिछले जितने पॉइंट्स हैं ना, उनमें काफी सारे इसकी लपेट में आ जाएंगे। तो एंटिटीज आपस में तब रिलेटेड है अगर उनका कोई कॉमन पॉइंट बन रहा है और किसी एक तरफ कंट्रोल या ज्वाइंट कंट्रोल है, तो फिर ये दोनों रिलेटेड है। लेकिन अगर इन दोनों आर्म्स पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, फिर ये दोनों रिलेटेड नहीं है। टॉप मैनेजमेंट की मिसाल, सीईओ, डायरेक्टर्स, ये टॉप मैनेजमेंट है। तो पार्ट A3 वो पर्सन जो हमारी टॉप मैनेजमेंट में शामिल है। हो सकता है हमारी टॉप मैनेजमेंट में जो डायरेक्टर वगैरह है वो एक इंडिविजुअल ना हो, एक एंटिटी हो। यानी कोई एंटिटी है जो हमें कोई मैनेजमेंट सर्विसेज दे रही है। जैसे इस तरह के ना बिजनेसेस होते हैं, वो कंपनीज जो अभी छोटे स्केल पे हैं और वो अफोर्ड नहीं कर सकते CFO रखना या CEO रखना, अफोर्ड नहीं कर सकते कोई प्रोफेशनल बंदा हायर करना, तो एक फर्म बन गई जो इस तरह की कंपनीज को CFO वाली फैसिलिटीज दे रहे हैं। अब वो जो फर्म है वो उनकी रिलेटेड है। यानी वो एंटिटी जो किसी दूसरी एंटिटी को की मैनेजमेंट पर्सोनल वाली सर्विसेज दे रहे हैं, तो ये एंटिटी भी उसकी रिलेटेड है। ये पॉइंट 8 में लिखा हुआ। ठीक है, वो बाद में ये बंदा दोनों जगह पे डायरेक्टर। हाँ, तो मैंने कहा है ना कि एक बंदा अगर दोनों जगह डायरेक्टर है तो वो दोनों जगह की मैनेजमेंट पर्सोना है ना, तो इसकी अगर कोई और कंपनी है तो आपस में वो रिलेटेड नहीं है। ठीक है, ये किसी और कंपनी में भी डायरेक्टर है। वही कह रहा हूं ना, ये बंदा इसको कंट्रोल कर रहा है। अब ये बंदा आगे कहीं डायरेक्टर है तो वो कंपनी और ये आपस में रिलेटेड है। लेकिन अगर ये बंदा इधर भी डायरेक्टर है और उधर भी डायरेक्टर है, तो फिर वो बंदा A3 में आ गया ना, तो A3 वाले की वजह से दोनों आपस में रिलेटेड नहीं हो जाएंगी। यही जो बात यहां की थी कि इन दोनों में से एक जगह कंट्रोल होना जरूरी है। डायरेक्टर वाला तो आ ही है कहां? पॉइंट 2 में। अच्छा, मैं थोड़ा सा और पढ़ा लूं, उसमें जवाब है आगे जवाब आ रहा है इस बात का। अच्छा, जितनी इंपॉर्टेंट रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन है ना, उतना ही इंपॉर्टेंट अगले पेज के टॉप पे एक डब्बा बनाया हुआ है मैंने। अगले पेज के टॉप पे देखें, एक डब्बा बना हुआ है। ये वो मिसालें हैं जिनको देख के शक पड़ता है कि शायद ये रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि इनका जोर चलता नजर आ रहा है, लेकिन ये रिलेटेड नहीं है। हां, अगर यही जो मैंने इस डब्बे में लिखा हुआ है, अगर वो डेफिनेशन पे पूरी उतर रही है तो रिलेटेड है।
लेकिन अगर डेफिनेशन पे पूरी नहीं उतर रही तो सिर्फ उन रीजंस की वजह से जो डब्बे में लिखी है रिलेटेड नहीं बन जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे हमारा एक कस्टमर है और वो वाहिद कस्टमर है, हमारा सारा बिजनेस उसके दम पे चलता है, तो बजाहिर उसका हमारे ऊपर बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस होगा ना, लेकिन सिर्फ इस वजह से वो हमारी रिलेटेड पार्टी नहीं बनेगा। रिलेटेड पार्टी के लिए डेफिनेशन पे पूरा उतरना जरूरी है। तो ये अब अगले डब्बे में वो मिसालें लिखी हुई हैं कि जो बजाहिर लगता है कि इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लेकिन वो रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में नहीं है। पढ़ लें डब्बा। चले बताता हूं, जैसे ए है, दो कंपनीज में अगर कोई एक सेम बंदा डायरेक्टर है तो वो कंपनीज आपस में रिलेटेड नहीं है। इसमें एसोसिएट की डेफिनेशन क्या है? स्टैंडर्ड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस 20%। 20% तो उसकी न्यूमेरिकल इंडिकेशन है, डेफिनेशन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। तो लॉ में तो कंप्लीट लॉ डिफरेंट है ना। स्टैंडर्ड में एसोसिएट वो है जिस पे हमारा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। अच्छा, बी में क्या लिखा हुआ? बी में लिखा हुआ जो मैंने यहां बताया था कि ये और ये जो दोनों आपस में वेंचरर हैं, ये एक दूसरे के रिलेटेड नहीं है। देखें, ये जॉइंट कंट्रोल्ड बाय बोथ है। इसकी रिलेटेड पार्टी ये है, इसकी रिलेटेड पार्टी ये है, लेकिन सिर्फ इस वजह से ये दोनों रिलेटेड नहीं है। देखें, ये अभी इत्तेफाक से दोनों डायग्राम सामने बनी हुई है। ये इसको भी कंट्रोल कर रहा है, ये इसको भी कंट्रोल कर रहा है। दोनों पार्टीज एक से कंट्रोल हो रही हैं, ये रिलेटेड है। कंट्रोल हो रही है, जॉइंट कंट्रोल हो रही है, ये रिलेटेड है। मतलब जो नीचे ताबे है ना, ये रिलेटेड है, ये रिलेटेड नहीं है। ये लिखा हुआ है बी के अंदर। कंट्रोल किया हुआ है। हाँ जी। अच्छा, सी जो है ये हमारी नॉर्मल ट्रांजैक्शंस हैं, यानी हमने किसी से अगर लोन लिया हुआ है किसी बैंक से, तो वो बैंक हमारी रिलेटेड पार्टी नहीं है। इसी तरह से ट्रेड यूनियन होती हैं कुछ, तो अगर कोई यूनियन बनी हुई है, बेशक हम उसके मेंबर हैं, रिलेटेड पार्टी नहीं है। पब्लिक यूटिलिटीज हैं, यानी हम लेस्को से बिजली लेते हैं, तो इस वजह से लेस्को हमारी रिलेटेड पार्टी नहीं है। इसी तरह से ये जो पॉइंट 4 है, अगर हम इन डिपार्टमेंट्स के साथ ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, यानी अगर हमारा FIA वालों से, देखें हमारा बिजनेस है, हम यूनिफॉर्म्स बनाते हैं, तो अगर पुलिस वालों से हमारा यूनिफॉर्म का ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रैक्ट है, हम उनको यूनिफॉर्म बना के बेचते हैं, तो सिर्फ इस वजह से कि हम उनसे ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो हम उनकी रिलेटेड पार्टी नहीं है। और पॉइंट नंबर डी, हमारा कस्टमर, सप्लायर, फ्रेंचाइजर, डिस्ट्रीब्यूटर, ये सारे हमारे बिजनेस में जरूर जुड़े हुए हैं लेकिन रिलेटेड पार्टी नहीं है। ये होती है रिलेटेड पार्टी। और क्लोज फैमिली मेंबर मैं पहले बता चुका हूं, और की मैनेजमेंट पर्सोनल भी पहले ही बता चुका हूं। तो इन सब के बारे में बताना क्या है? रिलेशनशिप बताना है कि हमारा पेरेंट है, सब्सिडरी है, बेशक ट्रांजैक्शन है कि नहीं है, रिलेशनशिप बताना है, ट्रांजैक्शंस बतानी है, बैलेंसेस बताने हैं, और जो जो कुछ भी हमारे दरमियान तय है, कोई गारंटी दी हुई है, वो सब डिस्क्लोज करना है। तो ये डिस्क्लोजर्स के अंदर यही सब कहा हुआ है। रिलेशन बताना है, बेशक ट्रांजैक्शन है कि नहीं है, ट्रांजैक्शंस बतानी है, बैलेंसेस बताने हैं, कोई और कमिटमेंट्स हैं वो बतानी है, कोई गारंटी दी हुई है वो बतानी है, कोई भी ऐसी चीज जो हमारी आपस में एग्रीड है वो सब बतानी है। अच्छा, इसके लिए एक छोटी सी इखलाकन प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चंस पे आए। इनमें देख लें, क्वेश्चन 1 देख लें। चलें क्वेश्चन 1 देखें, देखिए पॉइंट करके देखते जाते हैं। क्वेश्चन 1, उज़ैर लिमिटेड की बात हो रही है। पॉइंट 1, रिलेटेड पार्टी है? क्यों नहीं?
डेफिनेशन में नहीं सही है, डेफिनेशन में नहीं है, क्योंकि सिर्फ इस वजह से कि हमारा वो मेजर सप्लायर है इसलिए रिलेटेड पार्टी नहीं है। पॉइंट 2, ये बाकी इंफॉर्मेशन पार्ट बी के लिए मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि रिलेटेड पार्टी है कि नहीं। क्यों? सब्सिडरी है। 3, नहीं। क्यों? कॉमन डायरेक्टरशिप पे रिलेटेड नहीं हो जाएंगी। 4, फंड है, ग्रेस्टी फंड, ग्रेस्टी फंड है तो रिलेटेड है। हमारे एम्प्लॉयज का ग्रेस्टी फंड है तो रिलेटेड है। 5, क्या जीएल हमारी रिलेटेड है? क्यों? क्लोज रिलेटिव नहीं। तो जो अंकल है वो क्लोज रिलेटेड नहीं, चाहे मैं जितने ही प्यारे क्यों ना हूं, लेकिन वो क्लोज फैमिली मेंबर नहीं है, तो वो अंकल से कंट्रोल है। अगर होता ना कोई इसकी स्पाउस बच्चे से कंट्रोल्ड तो फिर रिलेटेड होता, अंकल से कंट्रोल है तो वो रिलेटेड नहीं है। 6, CFO रिलेटेड पार्टी है। चलें इसी तरह से एक जबानी और देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 देख लें, चलें क्वेश्चन 4, इसमें भी बता दें कि रिलेटेड है कि नहीं। BL है जिसका सवाल है, BL। पॉइंट 1, क्यों? पार्टनर है तो चूंकि पार्टनर है तो क्या होगा? है पार्टनर है, ज्वाइंट कंट्रोल है, उसका कंट्रोल है, ज्वाइंट कंट्रोल है, तो इस वजह से रिलेटेड है। जी पॉइंट नंबर 2, लेंडर है। लेकिन एक नॉमिनी डायरेक्टर है जो बस वहां बैठा होता है आके, की मैनेजमेंट पर्सनल नहीं है। नॉमिनी डायरेक्टर होता है जो बस बैठ जाता है आके, बस ऐसी चुड्डू सा होता है, बस बैठ जाता है, वो देख रहा होता है क्या हो रहा है। नॉमिनी है एक। अच्छा जी 3, जी क्यों? भाई है, भाई है, क्लोज फैमिली मेंबर में नहीं आएगा तो नहीं है रिलेटेड। 4, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन है, नहीं है। 5, डायरेक्टर है, रिलेटेड हो गया। 6, फंड है, रिलेटेड है। 7,
नहीं है 8 बिल्कुल होगा। वाइफ है, क्लोज फैमिली रिलेटिव। चलें जी, आइस 24। अच्छा, इसको जो बाकी सवाल हैं वो आप खुद ही देख लीजिएगा, सिलेबस में है इसलिए छोड़े नहीं, कर लें। आइस 24 डन। एक है ये भी जबानी, इस पे तो आई कैप के क्वेश्चन बैंक में भी कोई क्वेश्चन नहीं है। आइस 24 पे तो फिर आई कैप क्वेश्चन बैंक में यही वाले क्वेश्चन है, मॉड्यूल सी वाले। इस पे तो आई कैप क्वेश्चन बैंक में भी कोई क्वेश्चन नहीं है। आइस 34 क्या है? जो लोग आर्टिकल्स कर रहे हैं, लिस्टेड कंपनीज में हैं, उनको बिल्कुल आइडिया होगा। लिस्टेड कंपनीज की जिम्मेदारी होती है कि उन्होंने क्वार्टरली स्टेटमेंट्स भी देनी होती हैं, हाफ ईयरली भी देनी होती हैं। तो ये जो क्वार्टरली है और हाफ ईयरली है, ये इसलिए दी जाती हैं क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट साल साल बाद आती हैं। अब उस साल के दौरान भी तो बहुत कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है, तो क्वार्टरली इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। अब वो जो क्वार्टरली इंफॉर्मेशन है, यानी अगर क्वार्टरली स्टेटमेंट्स बन रही हैं तो वो उतनी ज्यादा डिटेल्ड नहीं होंगी जितनी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। समराइज्ड होंगी, कंडेंस्ड भी कहते हैं उनको, लेकिन होंगी। यानी साल बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट देने की बजाय हर क्वार्टर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी जाती हैं। अब चूंकि हर क्वार्टर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी जा रही है, हाफ ईयर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी जा रही है, तो अभी ईयर एंड तो नहीं हुआ ना, अभी दरमियान में है ना, तो इनको इंटरम कहते हैं। तो IAS 34 डील करता है इंटरम रिपोर्टिंग को। अच्छा, अब इसमें आप आई कैप की बुक में 2 सफ़े पढ़ लें, बहुत है। समरी बता देता हूं, आई कैप स्टडी टेक्स्ट से पढ़ लीजिएगा, मुनासिब सा लिखा हुआ है। आई कैप स्टडी टेक्स्ट में है ही, मैं आपको बता देता हूं। आई कैप स्टडी टेक्स्ट में चैप्टर 19 है। आई कैप स्टडी टेक्स्ट चैप्टर 19, इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, पेज 443 पे है। क्या इसमें बता देता हूं। इन्होंने सिर्फ इतना बताया हुआ है कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बतानी है, कंडेंस्ड, सिंपल हैं, ज्यादा डिटेल्ड नहीं है, नोट्स भी बहुत थोड़े थोड़े से हैं, और इनमें जो थोड़ी बहुत टेक्निकल बातें हैं, एक तो ये कि ये इनके कंपैरेटिव बनाने के नहीं बनाने, बनाने तो किस तरह के बनाने। अगर पहले क्वार्टर की बैलेंस शीट है तो एक उस क्वार्टर की बैलेंस शीट होगी और कंपैरेटिव में पिछले साल की बैलेंस शीट होगी, मतलब ईयर एंड की बैलेंस शीट तो एज इट होती है ना, ईयर एंड की। अच्छा, अगर एसओसीआई और चेंजेस इन इक्विटी वगैरह बनानी है तो क्वार्टर की भी होगी और साथ, बल्कि क्वार्टर में तो मिसाल ठीक नहीं है, हाफ ईयरली है, बल्कि थर्ड क्वार्टर बताता हूं। अगर तीसरे क्वार्टर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं तो उसमें तीसरे क्वार्टर का भी कॉलम होगा और साथ 9 महीनों का भी कॉलम होगा करंट ईयर का, और इसी तरह कंपैरेटिव को भी 2 कॉलम होंगे। दोबारा सुने, अगर हम तीसरे बैलेंस शीट वाली बात दोबारा सुने, जिस पीरियड की बैलेंस शीट बना रहे हैं, जैसे हम लोग बना रहे हैं तीसरे क्वार्टर की, तो हम ईयर एंड मान लेते हैं ये जुलाई से जून, तो 31 मार्च 2020, 3 क्वार्टर हो गए ना, तो इसकी जो बैलेंस शीट बन रही होगी वो 31 मार्च 2020 और साथ जो कंपैरेटिव होगी वो 30 जून 2019, यानी पिछले साल एंड वाली। लेकिन जो एसओसीआई बन रही होगी उसमें करंट के भी 2 कॉलम होंगे, एक तीसरे क्वार्टर का फॉर द 3 मंथ्स और साथ एक ईयर टू डेट, यानी 2020 के तीसरे क्वार्टर की भी और 2020 के 9 महीने की भी, और साथ कंपैरिजन में 2019 के तीसरे क्वार्टर की भी और 2019 के 9 महीने की भी। तो ये एसओसीआई में भी और चेंजेस इन इक्विटी वगैरह कैश फ्लो में भी। एसओएफपी में नहीं, क्या फर्क है? बैलेंस शीट एज एट होती है, तो क्या फर्क है तक में और के में? एसओएफपी, एसओएफपी में कौन सी चेंजेस हैं? एसओएफपी है एज एट 31 मार्च 2020, तो अब वो 31 मार्च 2020 एज एट
अच्छा, फिर इसके अलावा इसके अंदर कुछ खास स्टैंडर्ड, जैसे IAS 19 है, वो कहता है एक्चुरियल वैल्यूएशन कराएं। IAS 37 है, हमें किसी कंसल्टेंट से उसकी बेस्ट एस्टीमेट लेना पड़ेगा। तो IAS 34 कहता है कि इन चीजों की टेंशन ना लें, आप बस अपनी तरफ से जो करना है कर दें। इसी तरह फिजिकल काउंट इन्वेंटरी का नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, दफा करें। जो आपने पिछला काउंट किया था उसी में जोड़ तोड़ करके इस दफा वाली इन्वेंटरी, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए जो जो मुश्किल चीजें हैं ना, IAS 34 कहता है उनमें आसानी वाला मामला, आसान जैसे होता है कर लें। हाँ, इसमें एक दो और टेक्निकल चीजें, अगर इस साल हमने कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम शुरू किया है और इस क्वार्टर का एंड आ गया, अब इस क्वार्टर के एंड पे कंडीशंस पूरी नहीं हुई, हाँ उम्मीद है कि 2, 4, 6 महीने में हो जाएंगे, लेकिन उस क्वार्टर के एंड पे नहीं हुई, तो वो जो डेवलपमेंट का खर्चा है वो एक्सपेंस बनेगा। एक ये टेक्निकल बात है। एक और टेक्निकल बात है कि इस क्वार्टर में हमने इनकम टैक्स भी तो कैलकुलेट करना है ना, इनकम टैक्स तो होना है कैलकुलेट। तो इस क्वार्टर में तुमने थोड़ा सा कमाया है, लेकिन स्लैब, वैसे तो कंपनीज पे स्लैब रेट नहीं होते पाकिस्तान में, मेरे ख्याल में नहीं होते ना, हो सकता है किसी मुल्क में होते हो, स्लैब रेट्स होते हो। तो हमने अभी जो 3 महीने में इनकम कमाई है वो इन टोटल तो बहुत थोड़ी सी है, तो जब हम स्लैब रेट्स देखते हैं तो वो तो एनुअल के हिसाब से होते हैं, तो हम लोग उसको एनुअलाइज करके सोचेंगे कि पूरे साल में हम कितना कमा लेंगे और फिर उसके हिसाब से टैक्स रेट उठाएंगे। यानी होगा वो पहले साल का, पहले क्वार्टर का, लेकिन हम टैक्स रेट कौन सा उठाना है वो एनुअल के हिसाब से सोच के उठाएंगे। ये एक टेक्निकलिटी है। एक और टेक्निकलिटी ये है कि अगर इस साल में, बल्कि टेक्निकलिटी एक इफ्रिक है छोटा सा, उसका भी नाम लिख देता हूं साथ, ICAP की बुक में तो लिखा भी नहीं हुआ, लेकिन सिलेबस में 2 लाइनों का इफ्रिक है, 2 लाइनों में खत्म है इफ्रिक। इस इफ्रिक में सिर्फ इतनी सी बात की है कि जब हम IAS 36 लगाएंगे और उसमें इंपेयरमेंट लॉस होगा, वो लॉस सबको बंटेगा और गुडविल को भी चार्ज होगा। तो उस महीनों में कई हालात खराब हुए थे, हमने इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर दी, लेकिन अगले 1-2 महीनों में सब ठीक हो जाना था। देखिए, अगर किसी साल के दौरान में के हालात खराब होते हैं ना और लगता है कि आगे ठीक हो जाने हैं, तो फिर हमें उस वक्त इंपेयरमेंट की जरूरत नहीं है। ये रेंट पे देखेंगे जाके, ये मसले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के होते हैं, वरना हर वक्त अकाउंटेंट बैठ के मार्केट का ख्याल नहीं रख रहा होता बैठ के। प्रोविजन कैलकुलेशन है कि केस पेंडिंग है, बताओ प्रोविजन बनाए कि ना बनाए, ये लम्हे लम्हे की खबर लेके नहीं बैठा होता अकाउंटेंट। इन सब चीजों के नखरे कब हैं? एंड पे देखेंगे कि क्या क्या पेंडिंग है अभी। तो इसलिए इंपेयरमेंट टेस्टिंग भी साल के दौरान करने की खास टेंशन नहीं ली जाती, ईयर एंड पे देखेंगे। लेकिन अब अगर हमने क्वार्टरली अकाउंट्स बनाते हुए इंपेयरमेंट टेस्टिंग की, क्योंकि करनी तो थी, अकाउंट्स बनाने हैं, इंपेयरमेंट लॉस चार्ज कर दिया, गुडविल को चार्ज कर दिया, अगले क्वार्टर तक आते आते, अगले ईयर एंड तक आते आते हालात सब बहुत अच्छे हो गए और उस साल के हिसाब से इंपेयरमेंट की जरूरत ही नहीं थी। यानी साल इतना अच्छा गुजरा कि इंपेयरमेंट की जरूरत लग नहीं रही, तो वो जो गुडविल इंपेयर कर दी हुई है ना, बस कर दी हुई है। गुडविल तो वैसे ईयर एंड पे ही चेक करते हैं उसमें। नहीं, देखो ना, अब जब हमने इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है तो फिर सारे IAS इंटरिम पे भी लग रहे हैं। सिर्फ जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है ना, वो IAS 34 कह रहा है कि उतनी गहराई में मत जाओ, लेकिन जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, रूल्स लगेंगे सारे, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही हैं, तो वो रूल्स सारे वही लगेंगे, लेकिन बहुत गहराई वाले नहीं लगेंगे। तो अगर हमने किसी क्वार्टर में इंपेयरमेंट कर दी और गुडविल को इंपेयर कर दिया, लेकिन उससे अगले क्वार्टर में हालात सब अच्छे हैं, और ये आर्गुमेंट कि भाई इस साल में तो सब अच्छा है ना, लेकिन क्वार्टर में इंपेयरमेंट कर दी, बस कर दी, गुडविल को रिवर्स नहीं करना, ये सिर्फ इफ्रिक 10 का जिंदगी का मकसद था कि अगर क्वार्टरली स्टेटमेंट्स में गुडविल इंपेयर कर दी तो क्या उसका रिवर्सल हो सकता है कि नहीं, तो नहीं हो सकता। ये इफ्रिक 10 की बस एक जुमले की बात है। तो ये आप ICAP की बुक से IAS 34 2 पेजेस है सारे, ये पढ़ लीजिएगा, 1 2 3 4 पेजेस है। IAS 34 इफ्रिक 10 खत्म। चलो, ये तो मेरी सोच से जल्दी खत्म हो गया। तो ये हमने आज 1 2 3
और एक कैश फ्लो। अच्छा जी, इसमें चैप्टर चेंज है, अमानत चैप्टर है, और ये ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है कि जिसको हमको खास लिफ्ट ही नहीं कराते। यानी अगर आर्टिकल्स में आप लोग हैं और आपके पास ऑफिस के रिसोर्सेज हैं, लैपटॉप है या और कोई रिसोर्स है, तो वो जो लैपटॉप मिला हुआ है वो ऑफिस के काम के लिए मिला है, ऑफिस वालों का है, वो है अमानत। और ना सिर्फ लैपटॉप की बात है बल्कि वक्त भी अमानत है। हमारे पास अमानतें हैं और इसमें इतनी कोताही है हमारी तरफ से कि आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसमें ईमान नहीं जिसमें अमानत नहीं, और उसका दीन नहीं जिसमें अहद की पाबंदी नहीं। और हम अपनी लाइफ में देख लें कि हम कितने वादे के पाबंद हैं। अगली क्लास में मुलाकात होगी।